तो मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने तकरीबन लेक्चर्स जो क्लासेस के अंदर किए हैं वो हम लोगों ने 19 तक किए हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो आप लोगों को वैसे मोबाइल कंप्यूटिंग का लेक्चर जो है, मैं लेक्चर नंबर 19 वैसे आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ से कि लेक्चर 19 में था क्या, क्योंकि ये वो लेक्चर है जो हम लोगों ने पढ़ाना हुआ था। ये जो 15 से लेकर 19 तक है, हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिविटी स्टैक के अंदर पॉज स्टेट होगी तो क्या होता है, एक्टिव स्टेट क्या चीज़ होती है, यही बात है। उसके अलावा स्टॉप स्टेट क्या होती है, इनएक्टिव स्टेट क्या होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना सारा कुछ। मेरे हाथ से कोई नहीं पता तुम लोगों को। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, ठीक है। मैं पहले आगे से रिवाइज करवा देता हूँ जो हम लोगों ने 20 से ऑनवर्ड 26 तक करना है। 20 में से जो मिसिंग है हम लोगों को कहा गया कि नहीं करना है, वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं लेक्चर नंबर 20 से स्टार्ट करता हूँ। बहुत ईजी है। मेन चीज़ आप लोगों ने जाननी है वो ये जाननी है कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए और बेटर ये है कि इसके लिए आप रजिस्टर पे वो चीज़ लिख दोगे वो क्या चीज़ होगी, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइफ साइकिल्स पढ़े थे, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक है, जिसमें हमने एक्टिव पढ़ा था, स्टॉप्ड पढ़ा था, ये बात है। हम अभी लाइफ साइकिल के बारे में ही बात कर रहे हैं कि जो हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होती है। एक्टिविटी क्या चीज़ होती थी, जब आप एक चीज़ से किसी दूसरे इंटरफेस पे मूव करते हो, दैट इज कॉल्ड एन एक्टिविटी। और उससे रेलिवेंट जो कोड होता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी क्लास, ये बात है। तो ये लिखा हुआ है कि जो एक्टिविटी होती थी वो हमारी फुल लाइफ टाइम होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी हमारी एक्टिविटी जो होती है वो क्रिएट भी होती है, यानी कुछ इंटरफेस क्रिएट होते हैं और कुछ इंटरफेस होते हैं हमारे डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ होती है कॉन्स्टेंटली लूप में चलती रहती है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप अपना ऑन किया कॉल करने के लिए, तो एक्टिविटी ऑन हो गई, कॉल खत्म हुई, एक्टिविटी क्लोज, फिर कॉल की, एक्टिविटी ऑन। ये बात है, बार बार आप चीज़ें सेम रिपीट कर रहे होते हो, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ तो पढ़नी है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इनकी लाइफ टाइम क्या है, इनकी उम्र कितनी होती है एक्टिविटी की। इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं हमारी, एक फुल लाइफ टाइम है, एक विजिबल और एक एक्टिव लाइफ टाइम है। फुल लाइफ टाइम जब एक्टिविटी क्रिएट होगी और डिस्ट्रॉय होगी। मिसाल के तौर पर आपने व्हाट्सएप अपना ऑन किया, यानी कॉल करने से लेकर जब आपने कॉल ख़त्म कर दी, ये बेसिकली ऑन कॉल और ऑन डिस्ट्रॉय जो है ये मेरी एक्टिविटी फंक्शन है या क्लास फंक्शन है, ये बात है। तो ये जो हमारी जो लाइफ टाइम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरी लाइफ टाइम कौन सी है, फुल लाइफ टाइम है किसी भी एक्टिविटी। चीज़ क्लियर हो रही है, ईजी है बिल्कुल, इसमें से कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ये चीज़ क्लियर हुई है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, लिखा हुआ है किसी भी एक्टिविटी के प्रोसेस के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आप उसको डिस्ट्रॉय करो, ठीक है, अनटिल के वो टर्मिनेट ना हो जाए। मिसाल के तौर पर आपका काम ही खत्म हो गया तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन मैं ये बोलूँ कि आप लोग कॉल कर रहे थे और अचानक एक्टिविटी क्लोज हो गई है, कॉल बंद हो गई, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आज तक आपके फोन में हुआ नहीं, अनटिल कि आप खुद उसको डिस्ट्रॉय करो, ये चीज़ उसके अंदर मेंशन है। तो फुल लाइफ टाइम क्या हो गया, एक्टिविटी की स्टार्ट से लेके एक्टिविटी के डिस्ट्रॉय होने तक का जो लाइफ टाइम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो मेरा फुल लाइफ टाइम है, ठीक है। घबराने की जरूरत है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर अपलोड करते करते तक आपको विजिबल लाइफ टाइम। विजिबल किस चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ आपके सामने है, ठीक है, जो चीज़ मेरे सामने नहीं है वो विजिबल नहीं है। तो विजिबल लाइफ टाइम क्या होगी, एक ऐसी एक्टिविटी जो स्टार्ट होने से स्टॉप होने तक की है। अब इसमें और फुल लाइफ टाइम में क्या फर्क होगा, फुल लाइफ टाइम का मतलब ये है कि बेशक उसका इंटरफेस खत्म हो गया हो लेकिन बैकग्राउंड में वो प्रॉपरली रन हो रही हो, ठीक है, तो वो मेरी बेसिकली क्या होगी, फुल लाइफ टाइम होगी। जबकि विजिबल लाइफ टाइम में क्या चीज़ होती है कि कब वो आपको विजिबल हुई है, ठीक है, वहां से लेके कब वो इंटरफेस इनविजिबल हो गया, ये मेरा क्या दिलाएगा, विजिबल लाइफ टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखो वही चीज़ लिखी हुई है कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली विजिबल लाइफ टाइम जो होता है वो बार बार फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच में मूव कर रहा होता है, ये बात है ना। पॉइंट नंबर 3 पे देखें, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हमारी विजिबल लाइफ टाइम को हमें किल करना पड़ जाए, ठीक है, विदाउट स्टॉप किए। वो कब होता है, जैसे कोई एरर आ गया, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, जैसे ही आपने मैसेजिंग ओपन की तो विजिबल लाइफ टाइम शुरू हो गया, ये बात है। आप लोगों ने जैसे ही वो मैसेज का इंटरफेस छोड़ा तो विजिबल लाइफ टाइम क्लोज हो गया, जबकि व्हाट्सएप का फुल लाइफ टाइम चल रहा था बैक एंड के ऊपर, ये बात है।
अब इसके अंदर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अचानक एरर आ जाता है तो आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। तो वो बेसिकली कह रहा है कि किसी एरर या किसी चीज़ की वजह से क्लिक किया जा सकता है, नॉर्मल इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। एक्टिव लाइफ टाइम, क्या लगता है एक्टिव लाइफ टाइम क्या होगा? अगर कोई प्रोसेस है जो उस एक्टिविटी के अंदर चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका कॉल करना एक प्रोसेस है ना, एक्टिविटी तो ये भी होगी कि मुझे वो इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, फुल लाइफ टाइम या विजिबल लाइफ टाइम। एक्टिव क्या हो गया? मिसाल के तौर पर आप कॉल मिला रहे हो तो कोई ना कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, ये बात आ रही है। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि ऑन रिज्यूम से लेके ऑन पॉज तक अगर जो काम होगा वो मेरा किस में आएगा? एक्टिव के अंदर आएगा। इसके अंदर बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं, ये एक चीज़ नहीं है। देखिए अगर पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है एन एक्टिव एक्टिविटी इज द फॉरग्राउंड एंड रिसीविंग यूजर इनपुट, ठीक है, कुछ ना कुछ उसको यूजर की इनपुट चाहिए होती है चलाने के लिए। तो जब तक आप इनपुट देते रहेंगे वो किस में लाइक करेगी? एक्टिव लाइफ टाइम में। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है। अगर इंटरफेस खुला रहेगा तो वो क्या होगा? विजिबल। और अगर उसके प्रोसेस भी बैकग्राउंड में चलते रहे तो वो फुल लाइफ टाइम। अब चीज क्लियर है, ये क्या चीज है? नॉर्मली जो हमारा कोड होता है ना, हम उसको ऑन पॉज और ऑन रिज्यूम में चलाते हैं ताकि बैकएंड के ऊपर चीजें चलती रहें। जब हमें प्रोसेस को चलाना होता है फिर हमें उस प्रोसेस को चलाएं। ये चीज क्लियर हुई है? एंड्रॉइड एक्टिविटी क्लास। अब एंड्रॉइड एक्टिविटी क्लास का मतलब यह है कि एंड्रॉइड की एक्टिविटीज को चलाने के लिए एंड्रॉइड की एक्टिविटी क्लासेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली एक्टिविटी क्लास क्या हुई? इसके अंदर एक्टिविटी क्लास ये है कि जो बेसिकली आपके यूजर इंटरफेस के विजेट्स को इकट्ठा करता है। यूजर इंटरफेस के विजेट्स का मतलब ये है कि टेक्स्ट बॉक्स किधर रखना है, बटन किधर लगाने हैं, ये सारी चीजें। इसके अंदर मल्टीपल आती हैं हमारे पास। कुछ यहाँ पे गिवन है, जैसे मैप एक्टिविटी तो किसके लिए होगा? ये मैप को शो करवाने के लिए आपकी ऐप के लिए इस्तेमाल होगा। लिस्ट एक्टिविटी किसके लिए होगा? आपके इंटरफेस या आपकी ऐप के ऊपर लिस्ट शो करवाने के लिए। इसी तरह एक्सपेंडेबल लिस्ट एक्टिविटी क्या है? अगर आप लोगों ने होम पे क्लिक किया है 2 मिनट के लिए, अक्सर होता है ना सब मेन्यूज भी खुल जाते हैं बीच में। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT, ठीक है, उसको माउस रखते हैं आप लोग तो आगे फर्दर और लिस्ट खुल जाती है उसकी। ये बेसिकली मेरी एक्सपेंडेबल लिस्ट एक्टिविटी कहलाता है कि ये एक्टिविटी क्या करती है? उस चीज़ों को एक्सपेंड कर देती है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे जेनेरिक बात करेंगे। ये यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होते हैं? यूजर इंटरफेस का मतलब वो खाल जो आपकी ऐप की होती है, बटन या वो जो इंटरफेस आप देख रहे होते हो ना स्क्रीन के ऊपर, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है, वो मेरा यूजर इंटरफेस होता है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमें अपना यूजर इंटरफेस इस तरीके का बनाना पड़ता है कि कोई भी बंदा उसको इजीली एंजॉय कर सके और उसको देखे इतना तंग ना पड़े। अगर आप कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस बनाओगे तो बहुत सी लोगों का दिल ही नहीं करेगा कि वो आपकी ऐप को यूज करे। ये बात है, बहुत जेनेरिक सी बातें हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं, एक होता है हमारे पास व्यू और दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप व्यू, ठीक है। सबसे पहले व्यूज को देख लेते हैं। लिखा हुआ है व्यूज आर द बेस क्लास फॉर ऑल यूजर विजुअल इंटरफेस एलिमेंट्स कॉमनली नोन एज कंट्रोल्स आर विजेट्स। ऑल यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द लेआउट क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम व्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिस तरह आप MS वर्ड में जाते हो तो आपके पास एक टूल बॉक्स होता है, ये बात है, या इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आप लोग काम करते हो तो आपके पास टूल बॉक्स होता है जिससे आप वो दायरा बनाते हो, या पेंट में भी आपके पास टूल बॉक्स होता है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा आपका एंड्रॉइड के अंदर? व्यू, कि जहाँ से आप टूल्स को उठा सकते हो। पार्ट नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप का मतलब क्या होगा? जहाँ पर आप मल्टीपल टूल्स को उठाकर अपनी इंटरफेसेस के ऊपर लगाओगे। सपोज करो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल आपकी ऐप के अंदर खाली टेक्स्ट बॉक्स ही लगता है, उसके अंदर बटन्स भी होते हैं, उसके अंदर रेडियो बटन्स भी होते हैं, उसके बाद बैक का बटन भी होता है। तो ये बेसिकली ग्रुप व्यू बनता है, ठीक है। एक टूल बॉक्स का व्यू और दूसरा टूल बॉक्स से उठाई हुई चीज़ों को अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करना कि हम उससे रेलिवेंट काम कर सकें, वो क्या कहलाएगा? मेरा व्यू ग्रुप कहलाएगा। क्लियर हुई है ये चीज़? फ्रेगमेंट्स, लफ्ज़ फ्रेगमेंट को उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं? अलग अलग कर देना। इसकी जो प्योर उर्दू बनती है वो अलग अलग बन जाती है। क्या लिखा हुआ है? ये बेसिकली हमारे ऐप की फ्रेगमेंट्स को बनाता है। यूजर इंटरफेस होता है, उसके अंदर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये फ्रेगमेंट्स बनाता है। क्यों? ताकि आप डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को इस्तेमाल करते हुए अपने यूजर इंटरफेसेस बना सकें। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल नॉइज भी बनाया हुआ आपने एंड्रॉइड में, ठीक है, गूगल नेक्सिस भी है, गूगल पिक्सल भी है। तो हम लोगों को बेसिकली फ्रेगमेंट्स चाहिए होते हैं ताकि हम लोग हर स्क्रीन साइज के हिसाब से उसका यूजर इंटरफेस बना सकें।
2 मिनट के लिए माने अगर हमारे पास फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे तो क्या मसला होगा, हम नेक्सिस के लिए तो बना लेंगे लेकिन शायद हम लोग ओप्पो के ऊपर वो चीज़ खूबसूरती के साथ नहीं चला सकेंगे। बूटस्ट्रैप तो इसमें नहीं आता, वो तो HTML है। बूटस्ट्रैप बेसिकली वही मकसद सॉल्व करता है जो यहाँ पे होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ईच फ्रेगमेंट इंक्लूड्स इट्स ऑन यूजर इंटरफेस लेआउट, ठीक है। हर फ्रेगमेंट का अपना यूजर, बेसिकली ये काम फ्रेगमेंट बूटस्ट्रैप का ही करता है। इस स्क्रीन साइज के लिए ये करना है, इस स्क्रीन साइज के लिए ये करना है, लेंथ इतनी होगी फिट होगी तो बटन का साइज इतना कर देगा। तो ये फ्रेगमेंट्स का काम ये होता है। चलिए एक्टिविटीज पहले भी कह चुके हैं, एक्टिविटीज क्या होंगी, बैकअप बटन दबाते हो ना तो क्या होता है, पीछे वाली स्क्रीन पे चला जाता है जो कुछ होता है। ये एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने परफॉर्म की है कि आप एक इंटरफेस है या एक सेक्शन से आप दूसरे पे मूव कर रहे हो। लिखा है एक्टिविटीज आर एंड्रॉइड इक्विवेलेंट्स ऑफ फॉर्म इन द विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जैसा विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर या विंडोज के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो उसके अंदर जो फॉर्म्स होते हैं, एक्टिविटीज बेसिकली वही रोल प्ले करती है हमारी एंड्रॉइड के अंदर। जेनेरिक चीज़ें हैं, इसके अंदर कहीं भी डिटेल नहीं दी गई स्लाइड्स के अंदर। अच्छा, यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स का मतलब क्या होगा, लफ्ज़ से पता चल रहा है कंट्रोल्स किस चीज़ को कहते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल्स क्या होगा उसमें है? ये जो आप टेक्स्ट बॉक्स लगा रहे हो, बटन लगा रहे हो, आपके कंट्रोल्स है ना, जो बेसिकली आप टेक्स्ट बॉक्स उठा के अपनी ऐप के ऊपर लगाते हो, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है वो हमें जो है बेसिकली बहुत कॉमन यूजर इंटरफेस विजेट्स और लेआउट मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी देखता हूँ उसका आगे भी फर्दर लिखा हुआ है इसका ये। जी जी आज है ये चीज़ क्लियर है, किसी को स्लाइड में भी समझ ना लगी हो, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, लेआउट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, पहली लाइन में लिखा हुआ लेआउट बेसिकली सब पार्ट होता है किसका, व्यू ग्रुप का। हमने व्यू ग्रुप के बारे में क्या बोला था, वो क्या होता है जहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, वो बाकी सब चीजें जो होती हैं। अच्छा, अब उसके अंदर लेआउट मैनेजर क्या काम करता है, लेआउट मैनेजर बताता है कि ये जो आप व्यू ग्रुप के अंदर चीजें लगाने लगे हो ये आप लगा किस तरह सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने टेक्स्ट बॉक्स उठाया है या आप ये कह रहे हो कि मैंने एक बटन सेव का मैंने अपनी ऐप पे लगाना है, तो इसके पास हमारे पास कौन कौन से लेआउट है जो ये काम कर सकते हैं। इसको संभालने का काम कौन करेगा, हमारा लेआउट मैनेजर करेगा। अब लेआउट मैनेजर के अंदर हमारे पास ये 4 तरह के लेआउट्स आ रहे हैं। पहला क्या है, फ्रेम लेआउट। मैं बारी बारी कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेम लेआउट को देखेंगे तो बोला गया है कि जैसे ही आप लोग जो है उस बटन को बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली किधर आ जाएगा, आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। ये पहला लेआउट है। फॉर एग्जांपल आपने ऐप के अंदर एक बटन बनाना था, जैसे ही आपने व्यू से व्यू ग्रुप में आके आप लोगों ने अपना वो बटन रखा, वो ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। मतलब कि वो इधर जाके बटन बन जाएगा। हाँ, फिर अगर आप मिसाल के तौर पे चाहते हो कि वो आपकी ऐप की इस जगह आके यहाँ पर आके रखे तो आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ग्राफिक्स के अंदर अगर आप लोगों ने काम किया तो आपको पता होगा एक चीज़ को इधर से इधर मूव करने के लिए पिक्सल चेंज करने पड़ते हैं, और पिक्सल किसी को भी आज तक ज़बानी नहीं याद हुए कि पर्टिकुलर पोजीशन के पिक्सल किधर होते हैं। ये चीज़ के लिए सबसे पुराना लेआउट है ये। लीनियर, लीनियर का मतलब है कि आइदर के आप लाइंस ऑफ हॉरिजॉन्टल या लाइंस ऑफ वर्टिकल प्लेस करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं बटन बनाना चाहता था, ठीक है, तो या तो वो मुझे ऑप्शन देगा कि आप इस तरह या इस तरह अपना बटन रखते हैं, समझ लगी है, या मिसाल के तौर पर हॉरिजॉन्टली या वो वर्टिकली। फिर इसके अंदर वही चीज़ है, आप चाहो तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट डेफिनेटली जब आप पोजीशन चेंज करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस ही आपको करनी पड़ेगी। लीनियर से लाइन से समझ लोगे, ऊपर भी इस तरह लाइन और इस तरह भी लाइन है, तो कौन से दो हो गए फ्रेम, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। दूसरा कौन सा पढ़ा आप लोगों ने, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किसी व्यू ने किसी व्यू के टूल को रखना व्यू ग्रुप के अंदर। टर्मिनोलॉजीज यूज करो ताकि आपको जुबानी याद हो। ये चीज क्लियर हुई है। रिलेटिव लेआउट,
रिलेटिव लेआउट का क्या मतलब होगा जरा मुझे बताएं। ये लीनियर मैंने पढ़ाया है। मिसाल के तौर पर जब आप बटन बनाओगे वो आपसे खुद पूछेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर तुम्हें बटन रखना है और वाई कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर तुम्हें अपना बटन रखना है। तो मिसाल के तौर पर मैं ये कंपाइलर को कह देता हूँ या एंड्रॉइड को बोलता हूँ कि एक्स की पोजीशन देखो 295 और वाई की पोजीशन देखो 385, तो वो शायद कहीं यहाँ पर जाकर आपका बटन प्लेस कर देगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या मिलाएगा, जहाँ पे हम पार्टिकुलर पोजीशन साइज देंगे हमारा क्या मिलाएगा, रिलेटिव। ज्यादातर ये भी यूज होता है, एक इससे आगे वाला वो भी यूज होता है, वो मैं दिखाता हूँ। ग्रिड, ग्रिड किसको कहते हैं? मैथ के बॉक्सेस देखे हैं आप लोगों ने, जब पुराने बचपन में आप लोग मैथ करते थे बॉक्सेस। हाँ, वो बेसिकली हर एक बॉक्स को हम ग्रिड बोलते हैं। तो हम इसको आइडेंटिफाई करके बता देते हैं कि ये जो बटन है मुझे ग्रिड बॉक्स के इस पोजीशन में लगाना है या इस ग्रिड बॉक्स नंबर 27 में लगाना है। तो मेरे वहाँ पे ग्रिड बॉक्स नंबर 27 बताना कंपाइलर को ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल, फ्रेम या लीनियर के हिसाब से। यही बात है ना। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा इनमें से, तो ग्रिड लेआउट आप यूज करो, क्योंकि ग्रिड लेआउट में आपके पास बॉक्सेस नंबर अवेलेबल है, आप उधर से जाके कर सकते हो। ये चीज़ क्लियर हुई है? अच्छा जी, अब हम कह रहे हैं कि हम ये देखें कि एंड्रॉयड लेआउट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, ठीक है। कि जब भी मिसाल के तौर पर हम लोग लेआउट बनाएंगे तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि हमारी स्क्रीन का साइज क्या है, ठीक है। रादर देन के हम ये सोचें कि हमें इसको इस ग्रिड बॉक्स में, इस पिक्सल में या इस लीनियर में, इस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में इसको शो करवाना है। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि टैबलेट के लिए एक ऐप बनाएं और उसका बटन का पोजीशन साइज अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ तो जाहिर सी बात है वो फोन पे गलत नजर आएगा आप लोगों को। यही बात है ना, टैबलेट पे जो बटन नजर आ रहा है और जो फोन पे नजर आ रहा है आपको पोजीशन चेंज नजर आती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी लेआउट बनाएंगे तो पहले आप स्क्रीन साइजेस को मद्देनजर रखेंगे, उसके बाद लेआउट्स को करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि ये एक सबसे बड़ा मसला होता है जब एंड्रॉयड का हार्डवेयर बनता है, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट है आपके एंड्रॉयड के हार्डवेयर के ऊपर। एंड्रॉयड का हार्डवेयर क्या है, उसकी स्क्रीन। जितनी स्क्रीन साइज बड़ा होगा उस हिसाब से बटन हमें सेट करने पड़ेंगे, जितना स्क्रीन साइज छोटा होगा उस हिसाब से सेटिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर हुई है ये चीज़? बिल्कुल जेनेरिक सी चीज़ें। बाकी लिखा हुआ है कि आप ये लास्ट पॉइंट छोड़ दें, इसको ना पढ़ें, क्योंकि बोला गया है कि आप इंटरनेट से देखें बाकी चीज़ें इसके अंदर क्या है, ठीक है। जब हम लेआउट्स डिफाइन करते हैं कि हमें मिसाल के तौर पर गूगल नेक्सिस के लिए कोई चीज़ बनानी है, गूगल नेक्सिस के लिए लेआउट बनाना है, तो हम लोग उसका काम किसमें करते हैं, हमारे एक्सएमएल एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर। एक्सएमएल के अंदर हम बताते हैं कि हमारी स्क्रीन का साइज बेसिकली ये होगा, अब जो जितना काम करोगे तुम बेसिकली वो उसके लिए करोगे, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास बेसिकली जो एक्सएमएल होता है उसके अंदर हम लोग सिंपल जिसका लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। ये जो हमारे पास कोड गिवन है ये बेसिकली हमारे टेक्स्ट बॉक्स को लगाने के लिए हमारी लीनियर लेआउट के अंदर। मैं अगर आपको दिखा उसको जो इसके अंदर मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली, मैं लाइन की तरफ पॉइंट करता हूँ, सिर्फ इसको देखें जरा ये लाइन पढ़ो। ज़ुहैब बदतमीजी ना किया करो। अच्छा वो जुनैद था, ये लाइन पढ़े क्या लिखा हुआ है, लीनियर लेआउट। इसका मतलब क्या, हम एंड्रॉइड के कोड के अंदर बता रहे हैं कौन सा लेआउट यूज करने लगे, लीनियर। अब लीनियर का मतलब ये है कि या वो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। हम लोगों ने इसमें क्या रखा हुआ है, देखो जरा एंड्रॉइड ओरिएंटेशन में क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे, ये पहला कोड जो ये टेक्स्ट व्यू का, यानी जहाँ पर टेक्स्ट आपको नजर आएगा, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एडिट टेक्स्ट, जहाँ पे आप टेक्स्ट को एडिट कर सकोगे। तो ऐप इस तरह की बनी हुई है जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई है कि कोड वाइज के आपको कोड पूरा ना भी पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको डिफाइन करनी है कोड के अंदर। मैम को इतना नहीं पता कोडिंग के बारे में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और मैं देखो करने का तो आज क्या चीज़ है, किसमें क्या हमारी वो लंदन में है, लंदन है। अच्छा वो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, मैं ऐसी भी बात नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैंने रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ था, क्योंकि आपकी क्लास में बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बाद में मैसेज करेंगे कि हम नीचे आ सके बारिश की, तो मैं रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। नहीं मैं दे रहा हूँ ना, आगे फिर आपकी जिम्मेदारी आप करोगे तो
ठीक है। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि अब हम ये कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट लेआउट्स बनाने लगे हैं, लेकिन हम ये बगैर देखे कि हमारा बेसिकली यूजर इंटरफेसेस क्या होंगे, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी हुई है ना, वो ये लिखी हुई है कि जब भी आप कोई लेआउट क्लासेस बनाने जाओगे या आप कोई टेक्निक डिफाइन करोगे उसके अंदर जो बेसिकली आप अपनी ऐप का होगा, सबसे पहली चीज़ जो होगी आपका ये काम होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन साइज को और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवेयर सपोर्टेड मशीन का लिए इंटरफेसेस बनाओ या लेआउट बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ गूगल नेक्सिस के लिए बनाना है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपकी ऐप किस में चलेगी, अभी गूगल नेक्सिस में चलेगी, जबकि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ज़्यादा स्क्रीन साइज के लिए, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ बोलेगी है कि फीचर्स आपने देखी। नंबर 2 ये है कि सबसे बड़ा मसला जो होता है उसकी सक्सेस के लिए वो जो होता है एंड्रॉइड की डिवाइसेस का होता है। ऐप्स तो बन जाती हैं, लेकिन अगर एक ऐप जो है मिसाल के तौर पे एक फ़ोन पे चल रही है दूसरे पे नहीं चल रही, तो वो ऐप फेलियर है, जितना मर्जी क्यों ना अच्छी ऐप बनी हो, बेशक वो व्हाट्सएप भी क्यों ना हो। व्हाट्सएप की खासियत क्या है कि वो एंड्रॉइड पे भी चल रहा है, iOS पे भी चल रहा है, वाईफाई है, फेसबुक पे सारे और हर फ़ोन पे चल रहा है। ये इसकी अगर आप छोटे से छोटा फ़ोन भी देखोगे जो बटन वाला है जिसके अंदर व्हाट्सएप चल रहा है आजकल, यही बात है। क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी ऐप की इस तरह की बनाई है कि वो हर बटन वाले फोन भी आ गए जिसके अंदर वो व्हाट्सएप चलता है, ठीक है। तो डेवलपर के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब यूजर इंटरफेस क्रिएट करेगा तो उसको नंबर ऑफ यूजर इंटरफेस क्रिएट करने पड़ेंगे जितनी भी स्क्रीन साइज हो। अगर मैं डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ तो अलग, टैबलेट के लिए बना रहा हूँ तो अलग, टैबलेट की 100 एग्जाम होंगी, फिर हर चीज़ का आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि जब हम लीनियर लेआउट करते हैं तो लीनियर लेआउट में क्या होगा, क्या हम ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये तो कह रहे हैं कि हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, लेकिन अगर हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं तो क्या होगा लीनियर लेआउट्स के लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप व्यू से चीज़ें उठा रहे हो और किस में डाल रहे हो, व्यू ग्रुप के अंदर, ये बात तो क्लियर है। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स उठाया या कोई चीज़ आपने उठाई है, जो आपने क्या किया है, आपने उधर रख दी है। लीनियर लेआउट का मसला क्या है, जो हमने पहले भी बताया था, वो टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर के ऊपर, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर है। इसका मतलब हर चीज़ को बार बार पोजीशन चेंज करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक मसला है जब आप लीनियर लेआउट यूज़ करोगे। लीनियर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, क्या कर रहे हो भाई। रिलेटिव लेआउट जब यूज़ करेंगे हम लोग यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए, तो तब क्या मसला होगा हमारे लिए, ऑब्वियसली बात है, हमें उसकी पोजीशन आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। अब पोजीशन आइडेंटिफाई कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम पिक्सल नहीं बता पा रहे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बार बार हमें जाके अपनी ऐप के अंदर माउस पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है, और दोबारा उसके अंदर जाके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ और दूसरा लिखा हुआ है कि इसमें बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी तो है, जो आपको बेसिकली बता देती है कि किस एलिमेंट को आपने किस पोजीशन में रखना है। आप इस पेरेंट्स एंड अदर ग्रुप, पेरेंट का मतलब है कि सब एक बना हुआ है, उसके नीचे एक और ग्रुप बना हुआ है, तो बेसिकली समटाइम पेरेंट और चाइल्ड का भी कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर। एक मिनट ठीक है। ग्रिड लेआउट में क्या होगा, आपको बेसिकली ग्रिड नंबर बताना पड़ेगा कि मैं ये इस ग्रिड में लगाता हूँ। अच्छा, ग्रिड लेआउट के अंदर क्या मसला हो सकता है, मिसाल के तौर पर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल अ फॉर्म whose rows and columns must be aligned but which also include the element that does not neatly into the standard grid pattern, ठीक है। वो कह रहा है कि ठीक है, आपने रोज एंड कॉलम्स को सपोज करो कि आपने ग्रिड के अंदर बना दिया, आपने टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए, लेकिन सम टाइम हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पर हमें चीज़ें ग्रिड से बाहर भी लगानी पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर हमने ऐप को ज़्यादा खूबसूरत बनाता, हमने कहा बटन हम थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं, जब हम बटन बड़ा करेंगे तो वो ग्रिड से बाहर आ जाएगा, ये बात है। तो ये कह रहे हैं कि सम टाइम हमें इस तरह के इशूज फेस करने पड़ जाते हैं जब हम लोग यूजर इंटरफेसेस बना रहे होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है। ऑप्टिमाइजेशन किसको कहते हैं, जरा सिंपल लफ्जों में बताएं। कोड की ऑप्टिमाइजेशन क्या होती थी, सीधा किसान एक्स्ट्रा कोड ना लिखा हो, उसके अंदर ऐसी चीज ना हो जिससे हमारा कंपाइलर और बार बर्दाश्त करे। तो लेआउट्स की ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी, हम ये बात कह रहे हैं ना कि हम लोगों को डिफरेंट ऐप्स की या डिफरेंट फोन्स की हम लोगों को लेआउट्स बनानी है, इंटरफेसेस बनाने हैं, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या होगी। सबसे पहली चीज़, उतना कंसाइज कोड लिखें जितने की आपकी ऐप को ज़रूरत है, उसके अंदर एक्स्ट्रा कोड डालने की, एफिशिएंसी डालने की जो आपकी ऐप को भारी करे, वो क्या करेगा, हमारा कोड ऑप्टिमाइज या ऐप ऑप्टिमाइज नहीं होगी। लेआउट ऑप्टिमाइजेशन क्या हो सकती है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जाहिर सी बात है जब आप कुछ लेआउट बनाते हो तो उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं होता,
मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, बटन होते हैं, रेडियो बटन होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उसी चीज़ को बुलाएं। ऐसा ना करें कि आपको ये लग रहा है कि शायद हमारी ऐप के अंदर 10 बटन लगेंगे तो आप इकट्ठे 10 बटन उठा के रख दो, नहीं। जब जिसकी ज़रूरत पड़ी है तब उसको क्रिएट करें, अदरवाइज उसको टूल बॉक्स से या व्यू से निकाल के व्यू ग्रुप में लेकर ना आए, ये बात है। अच्छा, और क्या चीज़ हो सकती है इसके अंदर? अपनी एप्लीकेशन को स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रखने के लिए आपका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो है वो स्मॉल यूज़र इंटरफेस चेंजेस करें। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने एक ऐप बनाई है अपने गूगल नेक्सिस के लिए 2 मिनट के लिए सोचें, एक ऐप आपने बेसिकली स्क्रीन साइज चेंज होने की वजह से बना ली है आपने टैबलेट के लिए, तो सिर्फ आप कोशिश करें कि उसकी पोजीशंस को चेंज करवाएं। ये नहीं है कि इसके लिए आप ये कह रहे हो कि इसका कलर रेड कर दो और टैबलेट के ऊपर आज इसका कलर ग्रीन कर दो। क्यों? क्योंकि आप तो काम करवाना चाह रहे हो अपनी ऐप में, तो जेनेरिक कोड रखो लेकिन सिर्फ पोजीशंस चेंज करवाओ ताकि हमारा कोड या लेआउट जो है वो ऑप्टिमाइज रहे। ये चीज़ हुई है क्लियर? रिडंडेंट किसको बोलते हैं? ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही होती है। हम कहते हैं ना डाटा हमारा रिडंडेंट है। फॉर एग्जांपल अरसलान है, तो अरसलान का नाम अगर हमारी डाटाबेस के अंदर 2 बार आ रहा है तो हम बोलेंगे नाम रिडंडेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है नाम, ठीक है। तो लिखा हुआ रिडंडेंट लेआउट कंटेनर्स आर द रिडंडेंट। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि जिस लेआउट की ज़रूरत है सिर्फ उसी लेआउट को रखें। ये नहीं है कि आपको लग रहा था कि शायद आपकी ऐप के अंदर फॉर एग्जांपल 25 लेआउट्स बनेंगे, आपने इकट्ठे 25 बना दिए, बाद में आपको पता चला कि शायद एक लेआउट या 2 लेआउट्स की जरूरत थी, बाकी मैंने नहीं बना दी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब आप लेआउट बनाते हैं तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है, तो टाइम तो आपका कॉम्प्लेक्स यही है, उससे रेलिवेंट कोडिंग की वो हमारा सॉफ्टवेयर लोड बारी करेगा, यही बात है राशिद। अच्छा जी, और क्या चीज़ है कि अब मिसाल के तौर पर अगर आप लेआउट्स के अंदर कोई चीज़ें चेंज कर रहे हो या कोई एग्जिस्टिंग लेआउट को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो चाइल्ड लेआउट के अंदर, तो आप कोशिश करो कि जितनी लेआउट की ज़रूरत है सिर्फ उसी को करो, ठीक है। और जिस लेआउट की ज़रूरत है सिर्फ उसी को ऐड करो। ये नहीं है कि एक लेआउट आपने ऐड किया जिसकी ज़रूरत थी, उसके साथ एडिशनली आपने एक और लेआउट ऐड कर दिया। या 2 मिनट के लिए मानो आपका एरर आता है तो क्या होता है, क्या वो आपको न्यू विंडो में लेके जाता है, न्यू लेआउट में लेके जाता है बताने के लिए क्या एरर है? नहीं, वो उसी के अंदर एक डायलॉग बॉक्स बना के आपको शो करवा देता है। तो इस तरीके से भी रिडंडेंसी जो होती है हमारी वो कम हो सकती है, ठीक है। लेआउट्स जो होते हैं जाहिर सी बात है वो नेस्टेड होते हैं, एक लेआउट के अंदर मल्टीपल लेआउट्स लगे होते हैं और एक लेआउट्स के अंदर 2 लेआउट्स भी लगे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऊपर आपकी टाइम दिखा रहा है वो एक लेआउट हो गया, तो दूसरा लेआउट क्या हो गया जो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली चलाना होता है और अच्छा तरीका ये है कि कोई हार्ड लिमिट मत रखें इसके अंदर, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने करना भी है तो 10 लेवल से इससे कम रखें, 10 लेआउट्स का लेवल बना लें, लेकिन इससे ज़्यादा लेआउट ऊपर नीचे मत रखें। इसका मतलब क्या है, ये पहला लेआउट था, इसके ऊपर मैंने एक दूसरा लेआउट रख दिया। होता है ना हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर ये चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बैकग्राउंड कलर बोलते होते हैं, ये बात है। ये कह रहा है कि कोशिश करें कि 10 हो जाएंगे सर, इससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा करते जाओगे ये भी भारी होगा आपके लिए। ये आइडेंटिफाई करना कि किस लेआउट को मुझे डिलीट करना था या एडिट करना था वो भी मुश्किल काम हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई है? रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ बंद करके। आगे हम बात करेंगे एंड्रॉइड सर्विसेज की, पहले टॉपिक लिख दें एंड्रॉइड सर्विसेज सिस्टम में। मैं बता रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। याद रखिएगा एक्टिविटी लिखें जो ऊपर वाला काम होगा पहले लिखें, क्योंकि मुझे पता है कन्फ्यूजन होगी, मैंने भी जब पढ़ा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन। मिसाल के तौर पर आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये बात अरसलान अभी तक नहीं पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो बैकग्राउंड के ऊपर भी रन हो रही होती है, बेशक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए, अभी हम पढ़ेंगे लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ। सर्विसेज क्या होगी, जो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने पर भी रन हो जाती हैं। आपका सिग्नल अगर आप मिसाल के तौर पर कोई कॉल नहीं मिला रहे तो क्या आपकी कॉल सिग्नल आना बंद हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड की सर्विसेज रन हुई होती हैं बैकएंड के ऊपर जो बेसिकली आपके सिग्नल्स को टावर के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करवा रही होती है, ये बात है। तो बेसिकली एंड्रॉयड सर्विसेज का क्या काम होता है, फिर पॉइंट नंबर 1 देखेंगे कि जो एक्टिविटी होती है वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, जब तक उनकी ज़रूरत है तब तक होती है, जब वो हमारा काम खत्म हो जाती है। लेकिन सर्विसेज जो होती है हमेशा वो बैकग्राउंड पे रन होती रहती है, ठीक है।
और इसका कोई लेना देना आपकी एक्टिविटी के साथ नहीं होता सर्विसेज का बेसिकली बैकग्राउंड के ऊपर आपकी चीज़ों को बेसिकली कह सकते हो कि आपकी बैकग्राउंड की एप्स होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड की वो एप्स नहीं होती, बैकग्राउंड की एप्स की सर्विसेज को चला रही होती है, या बैकग्राउंड की ऐप की क्या कहते हैं प्रोसेसेस को चला रही होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई है कि एक्टिविटी और बेसिकली प्रोसेस एक्टिविटी और सर्विसेज में क्या फ़र्क है। वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह हमारा जो लाइनेक्स होता है उसके अंदर जो यूनिक्स कॉर्न होता है वो बेसिकली यही काम करता है, जो लाइनेक्स से रेलिवेंट काम होते हैं वो सारे बैकएंड पे चला रहा होता है। अगर आप कोई काम करना छोड़ भी दो फिर भी वो सर्विसेज रन होती रहती है ताकि आपका जो यूनिक्स है वो प्रॉपरली रन होता रहे। तो एंड्रॉयड के अंदर भी इसी तरह की एंड्रॉयड की सर्विसेज होती है जो उसको चलाने के लिए हेल्प करती हैं। आगे जो एग्जाम्पल देखेंगे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है जैसे GPS लोकेशन है, क्या मेरा फ़ोन यहाँ पर मैंने मैप्स नहीं खोला हुआ अभी, तो क्या मेरा फ़ोन टावर को ये नहीं बता रहा कि मेरी GPS लोकेशन क्या है, टावर वालों को जा रही है ना। तो हमारे इस फ़ोन में एक एंड्रॉयड की सर्विस, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एक एंड्रॉयड की सर्विस रन हो रही है जो प्रॉपरली GPS का डाटा भेज रही है, उसको मेरी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह RSS फीड को छोड़ दें, आपको उसकी समझ नहीं आने वाली, वेबसाइट से उठा के करने वाला होता है। हाँ, लेकिन वो एग्जांपल ही है, इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारे फ़ोन के अंदर बैटरी तुमसे पूछ रही है कि मैं चार्ज हूँ या ना हूँ या कम हूँ या ना हूँ, वो बैकग्राउंड पे एक सर्विस रन हो रही है जो ये काम करवा रही है, ये चीज़ है। अच्छा जी, वो कह रहा है जिस तरह एक्टिविटीज़ एंड यूज़र इंटरफेस है इनका कोई भी ग्राफिक्स होता है आपके पास, सर्विसेज की कोई ग्राफिक्स नहीं होती आपके पास। ये सिर्फ एक प्रोसेस होता है जो बैक एंड के ऊपर रन हो रहा होता है ताकि आपके एंड्रॉयड की किसी ना किसी फीचर को चला रहा हो। जिस तरह कॉन्टैक्ट्स होंगे तो वो फिजिकल, लेकिन सर्विसेज क्या है, टावर से प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना, इवन कि अगर आपको कॉल की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं एक्टिविटी के अंदर और प्रोसेस के अंदर और इसके अंदर, ठीक है, सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टार्ट भी होती हैं, वो स्टॉप भी होती हैं और दोबारा बनाई जाती हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑपरेशन जो है वो आप काम, किस तरह का ऑपरेशन जो है वो आप करवाना चाह रहे हो। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे कि एक्टिविटी स्टॉप कब होती है और रन कब होती है। ये चीज़ पता चल गई कि सर्विसेज क्या होती हैं। इसके अंदर किसी को कोई कन्फ्यूजन कि सर्विसेज का क्या लेना देना है समझ लिखा हुआ है। एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी क्या है, बेसिकली जो तुम्हें सामने नज़र आ रही है उस पर लगे हुए जो बटन्स हैं और वो जो इंटरफेसेस हैं वो क्या कहलाएंगे, मेरे यूज़र इंटरफेसेस। यही बात है। अब मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर आपको एक खास नज़र आ रही है ना जो आपको बेसिकली दिखा रही है कि ये फलाने का नंबर है, ये सारा कुछ, ये आपके यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल निमरा को कॉल की है तो उसका एक एक्टिविटी होगी। ठीक है, और ज़ेबुनिसा को कॉल कर ली तो वो एक्टिविटी नंबर 2 होगी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप कॉल नहीं मिला रही तो क्या आपका व्हाट्सएप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है? नहीं, कनेक्टेड है। ये मेरा जो है वो क्या है, सर्विसेज है, मेरा वो मिक्स हो रहा है, सर्विसेज है। ये चीज़ के लिए रही है। अब डिफरेंस पता चला, यानी मोस्ट बैकग्राउंड पे जो चीज़ आ रही है। अब सर्विसेज, अब मैं बताऊँ अपने फ़ोन में दिखाऊँगा सर्विसेज किधर पड़ी है, आप लोग नहीं दिखा सकते, इसके कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता। ये चीज़ क्लियर हुई है। अच्छा, लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो होती हैं हमारी, सर्विसेज जो होती हैं सॉरी, वो स्टार्ट होती हैं, स्टॉप होती हैं, और बेसिकली दूसरी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने के लिए भी सम टाइम इस्तेमाल होती हैं, जिसमें बेसिकली हमारी एक्टिविटीज़ आती हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आते हैं और सर्विसेज आती हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी ऐप यूज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको सर्विसेज की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है, यूज़र की इनपुट की ज़रूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं सर्विसेज का काम ज़्यादा होता है। एक ऐसी ऐप जहाँ पर आपको यूज़र की इनपुट की ज़रूरत नहीं है, यूज़र की टच की ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़्यादा सर्विसेज ऐप की तरफ लाई करती है रादर दैन के फॉरग्राउंड ऐप। यही बात है ना। अच्छा, ऑब्वियसली बात है कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये बोलें कि सारी सर्विसेज रन हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि सब सर्विसेज की प्रायोरिटी ज़्यादा है। अगर मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपकी बैटरी 20% से नीचे गिर गई है तो सर्विस क्या बोलेगा, सर्विस जाके एक्टिविटी को बोलेगा यूज़र को जाके इंटरफेस दिखाओ कि तुम्हारी बैटरी 20% से नीचे गिर गई है। बेशक कुछ भी कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, कॉल मिला रहे हो, अलर्ट आ जाता है आपको। ये बात है। इसी तरह नो सिग्नल, जैसे सिग्नल लॉस होता है, जो मर्जी काम कर रहे हो सर्विस आपको बता देती है कि जी ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है,
बाकी इसके अंदर वही चीज़ है कि आप इसके अंदर एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ करते हो फॉरग्राउंड ऐप्स को मिला के, ताकि आपकी ऐप प्रॉपरली रन हो सके। सर्विसेज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? सर्विसेज की ज़रूरत हमें, हमने पहले भी बोला कि बैकग्राउंड के ऊपर प्रोसेसेस को रन कराने के लिए इस्तेमाल होती है। हमारी ऐप का इंटरफेस सामने है, ठीक है, और उससे रेलिवेंट एक्टिविटी भी चल रही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका मतलब है जैसे ही हमारी ऐप काम करना बंद करेगी, हमारी सारा का सारा फोन डल हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा देखिए, अगर सर्विसेज नहीं होती तो क्या होता है? सर्विसेज नहीं ना होंगी तो जब तक मैं मैसेजेस नहीं ओपन करूंगा मुझे कोई मैसेज ही नहीं आएगा। ये बात है ना, क्योंकि मैंने जब सर्विसेज में मैसेज के एक्टिविटी को कॉल किया तब उसने कम्युनिकेशन किया टावर से, जबकि सर्विसेज में क्या हो रहा है? बंद है, कोई मसला नहीं, मैं बैकग्राउंड पे रन हो रहा हूँ, जैसे भी कॉल आएगी, मैसेज आएगी, मैं ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट दे दूँगा। ये चीज़ क्लियर हुई है कि मैं सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसमें लिखी हुई है सबसे, इसमें डिफरेंट APIs होती हैं जो वेब सर्विसेज के साथ आपकी लिंक होती हैं, जिसके वजह से बेसिकली आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रॉपर्ली रन होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम ये कह रहे हैं कि एंड्रॉयड के अंदर किस किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं जो बैकग्राउंड पे रन होती हैं। तो देखें, लोकेशन मैनेजर क्या करेगा? लोकेशन को मैनेज कराने के लिए। व्यू मैनेजर किसके लिए होगा? व्यू दिखाने के लिए। विंडो मैनेजर किसके लिए होगा? विंडोज़ को डिस्प्ले कराने के लिए, डायलॉग बॉक्स को। एक्सेसिबिलिटी मैनेजर किसके लिए होगा? फॉर एग्जांपल, किस कान में आवाज़ ज़्यादा डालनी है, ये मेरे ख्याल से एंड्रॉइड में सिस्टम होता भी है, आईफोन में भी होता है, या ये होता है ना दोनों की तरफ से, किस कान की तरफ जो हेडफोन्स आप लगाते हो आवाज़ ज़्यादा करें या कम करें, ये बेसिकली हमारे पास वो चीज़ें हैं। उसके बाद क्लिपबोर्ड मैनेजर है जो बेसिकली कटिंग और पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर क्या है, डाउनलोड मैनेजर के लिए। डाउनलोड मैनेजर क्या करता है? डाउनलोड्स को हैंडल करने के लिए। जब आप चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हो तो क्या आप डाउनलोड को छोड़ते हो तो डाउनलोड बंद हो जाती है? नहीं, क्यों? क्योंकि डाउनलोड मैनेजर उसकी सर्विस को रन कर रहा होता है ताकि वो डाउनलोड होता रहे। ये भी आगे आप एग्जाम्पल पढ़ोगे भी इसके अंदर, ये चीज़ क्लियर हुई है। इसमें से 2-3 याद कर लो, मोर देन इनफ, क्योंकि इसकी फर्दर डिटेल नहीं है इसके अंदर। हम ये कह रहे हैं कि जैसी ही एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज और ऑन किन जो होती हैं, इसी तरह हमारे जो सर्विसेज होती हैं उनके भी सर्विसेज और हमारी जो एक्टिविटीज़ की जो होती है वो बेसिकली साथ साथ रन हो रही है। जैसी ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है उससे रेलिवेंट वालों की सर्विस भी परफॉर्म होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, जब आप ऑन क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? सर्विस क्या करता है? किसी प्रोसेस को क्रिएट कर देता है, यही बात है। इसी तरह जब आप लोग ऑन स्टार्ट कमांड करते हो तो क्या करता है? वो कोई ना कोई सर्विस क्या करता है? कमांड सेंड कर देता है, यही बात है। इसी तरह ऑन बाइंड पे क्या होता है? चीज़ों को बाइंड कर देता है। सर्विस क्या करता है? चीज़ों को बाइंड करवा देता है बैकएंड से। इसी तरह ऑन डिस्ट्रॉय पे क्या होता है? साथ ही सर्विस क्या करती है? उस चीज़ को शट डाउन करवा देती है। यानी एक्टिविटी होगी तो सर्विस चलेगी, सर्विस बैक एंड में एक्टिविटी का ही काम करवा रही होगी। ठीक है, सर्विसेज में ये है कि आपको ऑन क्रिएट यानी एक्टिविटी जब क्रिएट होती है और एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, तो बेसिकली तब भी हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्विस ही उसको क्रिएट करवाती है और सर्विस ही उसको बेसिकली डिलीट या डिस्ट्रॉय करवाती है। इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, घर जाकर एक बार लाइन बार देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जब हम ऑन डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी हम लोगों ने कोई बेसिकली मेथड था ऑन डिस्ट्रॉय का फिनिश करने का, ठीक है, वो एक्टिविटी थी जो बेसिकली हम लोगों ने कॉल की है, ठीक है, वो बेसिकली नॉर्मली कॉल नहीं होती जब तक हमारा जो कंप्यूटर का या हमारा जो एंड्रॉयड का अपनी रैम है वो बेसिकली इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आप खुद किल कर सकते हो किसी ऐप को, कर सकते हो नहीं, अगर वो एंड्रॉयड करना चाहे किसी भी वजह से तो वो कर सकता है। इस तरह सर्विसेज में भी ये चीज़ होती है। ऑन स्टार्ट और ऑन बाइंड जो होती है बेसिकली ये हमारी अपनी मर्जी के हिसाब से होता है कि जब हमें कम्युनिकेशन करनी होती है तो तब भी ये बेसिकली एक्टिविटीज़ या जो हम लोग कहते हैं सर्विसेज जो होती हैं वो चलती हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जब यहाँ पीछे पढ़ रहे थे, ब्रॉडकास्ट किसको बोलते हैं? पहले सिंपल लफ्ज़ होता है, रेडियो से जो सिग्नल्स आते हैं उसको कहते हैं ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये बात है। या फॉर एग्जाम्पल टीवी पे जो चल रहा था उसको कहते हैं वो ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि कॉन्स्टेंटली डाटा आ रहा है, ठीक है, उसमें कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं अगर हुई है तो उस पैकेट को फेंक देता है वो और फर्दर आगे। ऐसे ही होता है ना फोन में, क्योंकि बंदा आपसे भी बात कर रहा है, अचानक बीच में आवाज़ कट गई है तो क्या आपको दोबारा वहीं से आवाज़ नहीं देती जहाँ से उसने छोड़ा था? नहीं, जहाँ से वो आगे कंटिन्यू है वहाँ से होता है, इसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। कहते हैं ब्रॉडकास्ट कब होता है? ब्रॉडकास्ट की सर्विस कब चलती है? जब हमारी बैटरी डाउन हो जाए, जब हमारे डाउनलोड मुकम्मल हो जाए,
या हमें कोई नई ईमेल मिले। अब ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं है आपके पास, सही बात है, इसके लिए प्रॉपर सर्विसेज चल रही हैं, जो बैकग्राउंड में जैसे भी मसला आता है तो अपने आप को उठा के ले आए, ये बात है ना। बैटरी लो होती है तो इसके लिए कोई इंटरफेसिस है आपके पास जो वो बता रहे हैं बैटरी लो नहीं, वो ऊपर एक छोटा सा इंटरफेस आ रहा है, उधर से एक सर्विस रन होती है, जैसे 20% से बैटरी नीचे गिरती है बताती है कि जी आपकी बैटरी नीचे गिरती है। डाउनलोड मुकम्मल होता था कि एक नई एक्टिविटी खुलती है, नहीं, वो सिर्फ पता था कि डाउनलोड पूरा हो गया, अगर आपने ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करें, ये बात है। ब्रॉडकास्ट पर बेसिकली हमारे यूजर इंटरफेसेस की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैंने भी एग्जांपल भी दिया, आपको इंटरफेस भी बनाना पड़ता है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट क्या करता है बेसिकली सर्विस जारी कर देता है कि ये चीज़ करते हैं। एक मिनट कॉल आ रही है, देखिए लिखा हुआ ब्रॉडकास्ट के लिए आपको यूजर इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली जैसे भी मसला होगा आपको उससे रेलिवेंट बनोगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये चीज़ क्लियर हुई है। इंटेंट, ये लास्ट चीज़ रहेगी इसके अंदर, इंटेंट लिखें ज़रा जल्दी से। इंटेंट का लिखें जब आप किसी एक ऐप से किसी दूसरी ऐप पे जाते हैं, सिंपल ये लफ्ज़ देखिए आपको समझ आ रही है, जब आप किसी एक ऐप से या एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी या दूसरी ऐप पे जाते हैं, क्योंकि दो टाइप्स आती हैं आगे तो मैं इसकी कॉमनली पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, इंटेंट का मतलब कि एक ऐप से हम दूसरी ऐप पे जाते हैं, नहीं, इंटेंट का काम क्या होता है, एक ऐप से किसी दूसरी ऐप पे डायरेक्टली लेके जाना। ये मेरा फ़ोन है, सपोज करें मेरा फ़ोन क्या हुआ, एक मुझे एंड्रॉइड फ़ोन देंगे, हाँ तो पासवर्ड भी लगा के दूँगा। ये मिसाल के तौर पर ये कॉन्टैक्ट से जहाँ से मैंने कॉल करनी थी, यही बात है, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से फादर के बटन के ऊपर क्लिक करके कॉल करूँगा तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉल लग जाएगी, ठीक है। जबकि तरीका क्या था कि मैं कॉन्टैक्ट्स पे जाता, वहाँ से अपने फादर का या फादर का नंबर ढूंढता और वहाँ से क्लिक करता। तो इंटेंट का यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने एक ऐप इंटरफेस से ऑटोमेटिकली किसी दूसरी ऐप के ऊपर चला गया विदाउट द ओरिजिनल वर्किंग, ठीक है, यानी ओरिजिनल काम किए गए मैं एक ऐप से दूसरी ऐप पे चला गया। अगर आप नीचे डायग्राम देखेंगे, देखें ये एक एक्टिविटी थी, एक्टिविटी ए, इधर देखें गौर से, बस ये एक्टिविटी ए थी, ये मेरी एक्टिविटी बी थी, बीच में क्या काम कर रहे हैं हमारे इंटेंट काम कर रहे हैं। इंटेंट का काम क्या है, इंटेंट उठाता है यहाँ से बंदे को या प्रोसेस को और किधर रखता है एंड्रॉयड सिस्टम यानी आपके फ़ोन के अंदर, और किधर ले जाता है आपको एक्टिविटी बी में। ये चीज़ क्लियर हुई है किस तरह होती है। इंटेंट के अंदर तीन केसेस हैं। पहला केस क्या है कि एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी में मूव हुए हो और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये काम हुआ, ठीक है, या मिसाल के तौर पर मैं हाँ ये समझ लो कि मिसाल के तौर पर मैंने कॉल कर दी, बेसिकली कॉल भी प्रॉपर एग्जाम्पल ही बनती, कोई कॉल एक प्रोसेस है। केस नंबर 1 क्या है कि एक एक्टिविटी ए थी, एक एक्टिविटी बी थी, एक एक्टिविटी से एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी में गए हैं और कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ। नॉर्मली इस तरह की केस हमारे पास बहुत रेयर आता है, जहाँ पे स्टैटिक ऐप होती है ना, कुछ चीज़ मतलब जैसे मिसाल के तौर पर लिंक पे क्लिक करने से मैसेज के ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के ऊपर ले जाए, तो ब्राउज़र के ऊपर फर्दर उनकी प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी बनती है कि हम एक्टिविटी ए से गए और एक्टिविटी बी पे आए और कोई ना कोई रिजल्ट मिला हमें। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे बटन पे क्लिक की थी कॉल करने के लिए तो कॉल लगी डायरेक्ट, तो प्रोसेस हुआ ना, जब एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी पे गए तो प्रोसेस चलना शुरू हो गया एक्टिविटी बी के ऊपर, तो ये वो केस है। तीसरा केस क्या है, एक्टिविटीज ए स्टार्ट अ सर्विस। इसका मतलब क्या है, ए से बी पे आए और बी ने फिर आपको ए की तरफ भेज दिया कि अब आप प्रोसेस कर लो। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है अभी बताइए। हम एक ऐप के इंटरफेस से या एक ऐप से किसी दूसरी ऐप पे गए और इस ऐप ने बाद में फिर आपको उसी ऐप पे वापस भेज दिया। मैसेज सेंड सक्सेसफुली, अक्सर मैसेज आप लोगों ने देखा होगा, यही बात है। हम एक एक्टिविटी से जब मैसेज सेंड किया तो दूसरी एक्टिविटी पे है जिस पे लिखा है मैसेज सेंड सक्सेसफुली, यही बात है। और उसके बाद वो बी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वापस आप किस पे आ जाते हो, एक्टिविटी ए के ऊपर। ये बेसिकली हमारी शॉर्ट एग्जाम्पल है, ईमेल वेरीफाई करते हैं। हाँ ये भी बेसिक कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल तो प्रूफ में बेशुमार हो सकती है। ये चीज़ क्लियर हुई है कि एक्टिविटी ए से बी पे और बी से ए पे किस तरह आते हैं, ये 3 केसेस होते हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक है हमारी इम्प्लिसिट टाइप्स है,
इम्प्लीसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है? इम्प्लीसिट क्या होगा? अगर आप एक ही ऐप में रह के एक जगह किसी से किसी दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, लिखा हुआ है इफ द कंपोनेंट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंटेंट आर द इन द सेम ऐप, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे थे, आपने नाम देखे, उस पर क्लिक किया और उसी व्हाट्सएप की ऐप में ही हो ना, तो आपका वो टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। ये मेरी क्या होगी? इम्प्लीसिट या नहीं एक्सप्लिसिट तो होगा ना, सेम ऐप में। हाँ एक्सप्लिसिट होगा, ठीक है? मुझसे खुद नहीं बोल रहे हो, ये चीज़ क्लियर हुई है? तो फिर इम्प्लीसिट क्या होगा? अगर वो डिफरेंट ऐप्स के ऊपर है, इसका मतलब क्या है? अगर आपने व्हाट्सएप पे कॉल की, उसने बोला कि ये बंदा अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, डू यू वांट टू कॉल ऑन फोन, तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपके फ़ोन नंबर से कॉल है, तो क्या हुआ? आप व्हाट्सएप से निकल के बेसिकली आप बाहर आ गए हो और आपने किसी दूसरी ऐप पे आके बेसिकली हो तो करवा तो इंटेंट ही रहा है एक ऐप से दूसरी ऐप। इम्प्लीसिट क्या है कि आप दूसरी ऐप पे चले गए हो। एक्सप्लिसिट क्या है कि आप सेम ऐप में रह के बेसिकली किसी दूसरी जगह में। ये चीज़ क्लियर हुई है? ये बेसिकली फर्दर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ें नहीं तैयार करनी, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना इंटेंट इन्फो डेटा, इसके बारे में लिख दें एक लाइन, मैं बता देता हूँ। ये एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल किस तरह का इंटेंट हो सकता है। एक इंटेंट है कि हम किसी को डाटा शेयर कर रहे हैं, तो उसमें इंटेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? डाटा क्या है, यानी हमारा URL क्या होगा, HTTP है जो भी है, और दूसरी चीज़ क्या होगी हमारी मीम्स क्या है। मीम्स क्या होती है हमारी? मीमी है लफ्ज़, मीमी माइमी तो नहीं होता, मीमी है। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, छोड़ दें इसको बस। ये बेसिकली समझ लें कि कंटेंट का अपनी बातें ना करने बैठ जाए अपनी। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हुई है? ये इसको मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन एग्जीक्यूशन बोलते होते हैं आर्किटेक्चर में। ये एक बार देख लीजिएगा जो ये लाइन हुई है कि किस तरह की इम्प्लीसिट इंटेंट हो सकता है। टाइप्स हैं, लेकिन ये इसके आगे डिटेल नहीं है, सिर्फ टेबल गिवन है, ठीक है? लेकिन पता होना चाहिए, एक आपको पता हो कि बेसिकली डाटा भेजा किस तरह जाता है। वो किस तरह भेजा जाता है? हमारा इन्फो अंडरस्कोर डाटा के थ्रू। उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास एक डाटा होता है और दूसरा क्या होता है? हमारे पास मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होती है, यानी आप ऑडियो वीडियो इमेज भी कोई साथ भेज रहे हो टेक्स्ट के या नहीं भेज रहे। तो डाटा क्या है? बेसिकली वो URL है और जो सारी चीज़ें जा रही हैं वो क्या होगी? हमारी मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन जो है। ये चीज़ क्लियर हुई है? नहीं बहुत ईजी है, ठहरो मैं बताता हूँ। एंड्रॉयड सेंसर्स का मतलब क्या हो गया? एंड्रॉयड फ़ोन में लगे हुए सेंसर्स कौन कौन से हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं? सेंसर के ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, पहले तीसरी या चौथी स्लाइड में। होता क्या है? आपके फ़ोन के अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो क्या करता है? डाटा को उठाता है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन को सेंड करता है। तो ये चीज़ लिखी हुई है जहाँ पर क्या होता है कि कन्वर्ट जो फिजिकल क्वांटिटी होती है डाटा R, फॉर एग्जांपल X कोऑर्डिनेट ये है, Y कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है? तो एक सेंसर लगा हुआ हमारे फ़ोन में जो ये डाटा उठा के बेसिकली हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को कॉन्स्टेंटली भेज रहा है, ठीक है? तो सेंसर बेसिकली क्या करता है? बेसिकली आपके डाटा को फिजिकल डिवाइस होती है, फिजिकल हार्डवेयर होता है, उसे डाटा उठाता है और आगे फ़ोन को भेजता है। अब फ़ोन अगर आपने देखा तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर वो बोला होता सिग्नल प्रोसेस होता था, उसके बाद क्या होता था? क्लासिफिकेशन होती थी। क्लासिफिकेशन क्या करता था कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है खाली वो ना बाकी सब डिस्कार्ड करते थे। ये बात है ना, वही बात करते होते थे इसके अंदर। ये चीज़ बेसिकली सेंसर होता है जहाँ से हार्डवेयर से डाटा उठाता है। अब सबके फ़ोन के अंदर बेसिकली बेशुमार सेंसर्स लगे होते हैं। ये बात है, एक GPS भी लगा होता है जो बेसिकली आपको बताता है कि आपकी फ़ोन की पोजीशन क्या है। लास्ट लेक्चर ये चीज़ क्लियर है कि सेंसर क्या चीज़ है? फिजिकल हार्डवेयर होता है हमारे मोबाइल में लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ लगी हुई है हमारे सिस्टम में जो डाटा उठाती है और हमारे एंड्रॉइड फोन को सेंड करती है ताकि फर्दर भी काम उस पर किया जा सके। चलिए जी सर, मुझे बताएं किस तरह का सेंसर हो सकता है? आपके फ़ोन में मिसाल के तौर पर जेब में आपके फ़ोन पड़ा था, आप लोग भाग रहे थे, ये तो वैसे एप्पल में भी होता है। एप्पल किस तरह बताता है कि आप दिन में कितने कदम चले हो? जितने वो कदम आप चल रहे होते हैं वो उससे रेडीमेड कोई ना
का कोई मिसाल के तौर पर रीडिंग्स दिखा रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ये बात है, उसका बेसिकली क्या करता है, उसमें मशीन लर्निंग अप्लाई करता है। एक ऐसा तो ये बंदा खाली फ़ोन उछाल रहा था, ऐसा भी तो होता है ना बीच में फ़ोन उछाल रहा हुआ था तो उसको कदम काउंट नहीं करता, मतलब बीच में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगी हुई है। और लास्ट में क्या होता है, वो बंदे को बताता है कि भैया आप आज दिन कितने कदम चले हो तो आप कितने कदम और चल रहे थे। तो ये बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल है सेंसर बेस्ड जो होती है। टाइप्स ऑफ सेंसर जो हमारे फ़ोन के अंदर पहले से मौजूद है, माइक्रोफोन सेंसर है ना, इसके अलावा हमारा कैमरा हो गया, टेम्परेचर, लोकेशन, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, प्रेशर हो गया, लाइट हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि हर फ़ोन में सेम ही सेंसर लगे हों, हर फ़ोन में डिफरेंट सेंसर भी हो सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को अपने फ़ोन के बारे में भी पता होगी, ठीक है। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले ही पता होंगी। सेंसर फ्रेमवर्क क्या काम करता है, सेंसर फ्रेमवर्क बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि यहाँ से तुमने डाटा उठाना है हार्डवेयर से और यहाँ पर आके तुमने पुट करना है, समझ लगी है। मिसाल के तौर पर आपके फ़ोन के अंदर सेंसर एक लगा हुआ था जायरोस्कोप का या एक्सेलेरोमीटर का। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है, अभी आगे आप पढ़ेंगे कि वो आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बार बार बताता रहता है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क का क्या काम होगा, एंड्रॉइड के फ्रेमवर्क का, वो उठाएगा डाटा किससे, उस हार्डवेयर से, और किसको भेजेगा आगे जिसको वो जरूरत है। ये चीज़ क्लियर हुई है। दो तरह के हमारे पास सेंसर्स होते हैं हमारे एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर। एक हमारा हार्डवेयर सेंसर होता है। हार्डवेयर सेंसर का मतलब वो सेंसर जो फिजिकली हमारे फोन के अंदर कहीं ना कहीं लगाया गया है। नंबर 2 हमारा सॉफ्टवेयर सेंसर होता है। सॉफ्टवेयर सेंसर वो सेंसर होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा हार्डवेयर से डाटा उठा के बनाया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका जो ग्रेविटी सेंसर है कि आपकी ग्रेविटी की पोजीशन क्या है, तो वो बेसिकली जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर दोनों के रीडिंग्स को उठा के उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके बताता है कि आपका ग्रेविटी इस वक्त कितनी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि फ़ोन पे आवाज़ देने के लिए आप माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम सब के फ़ोन में प्रॉपर माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक है। तो वो मेरा हार्डवेयर है और दूसरा क्या है, मेरा सॉफ्टवेयर सेंसर है। ये चीज़ क्लियर हुई है। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है मैंने अभी बताया था, ये मुझे बल्कि बताया था। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है मैंने अभी बताया था। क्या करता है एक्सेलेरोमीटर, लोकेशन कैसे फाइंड करके बताता है आपको, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट भी होता है, ठीक है, कह सकते हो। तो एक्सेलेरोमीटर बेसिकली क्या करता है कि आपका फ़ोन जो होता है उसके अंदर फिजिकली अवेलेबल होता है। उसका काम क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को उठाना, एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन पे वाई पे क्या है और जेड पे क्या है, और आगे आपके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देना कि तुम फर्दर इसके ऊपर काम करो। तो इसका काम आपके एक्स वाई और जेड एक्सिस को गेट करना होता है। ये चीज़ क्लियर हुई है। सेंसर एपीआई क्या चीज़ होगी फिर, आप सपोज करो एक नया सेंसर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एंड्रॉइड की पूरी कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी सारी जगहों पर डाटा भिजवाने के लिए। इस मसले को हल करने के लिए हम एपीआई यूज़ करते हैं। एपीआई बेसिकली ब्रिज होती है आपके हार्डवेयर और आपके सॉफ्टवेयर के बीच। वो एपीआई हम बनाते थे उससे रेलिवेंट, हार्डवेयर से रेलिवेंट, और वो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ों को इंजेक्ट करती जाती है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार अपने हार्डवेयर को उसके मुताबिक प्रोग्राम करने की। हार्डवेयर एक बार आप प्रोग्राम करते हो, एपीआईज बनाते हो, तो एपीआईज क्या करती हैं, वो ऑटोमेटिकली नया डाटा उठा के सेंड करती रहती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस और इंटरफेसेस यूज़ होते हैं, जैसे सेंसर मैनेजर हो गया, सेंसर इवेंट हो गया और सेंसर इवेंट लिसनर हो गया। मैं भी शायद ये आगे हूँ। सेंसर मैनेजर क्या काम करेगा, हाँ आप सही बोल रहे हो, सेंसर को मैनेज करेगा, डाटा उठाएगा सेंसर से और आगे किसको भेजेगा, एंड्रॉइड सिस्टम को, कि भाई ये रीडिंग्स आ रही हैं। सिंपल सी बात है। लेक्चर